हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने परिवार का ध्यान दे रहे होंगे और पढ़ाई भी करनी है आपको। इसके पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था 18 से लेके 22 तक आर्टिकल भाग 3 में। आज भाग 3 में मैं आपको उसके बाद मैंने भाग 3 में 22 तक बताया था। उसके बाद जो एक लेक्चर था उसमें 23 से लेके 31 तक बताया था और आज मैं बताऊंगी 32 से लेके 35 तक। तो पहले हमें रिवीजन करना है 23 से लेके 31 तक का। तो 23वां क्या है हमारा, 23 जो आर्टिकल है उसमें क्या है कि हम बल का प्रयोग करके किसी से काम नहीं करवा सकते हैं बिना उसकी इच्छा के और ना ही बिना उसे पैसा दिए, उस बात के कोई मूल्य चुकाए हुए हम उससे काम नहीं करवा सकते हैं। मैंने 23 में ये बताया था, आप लोग को याद ही होगा कि 23 में यही था। और 24 मैंने क्या बताया था कि हम 14 वर्ष से जो कम बच्चे होते हैं, 14 वर्ष से कम वाले आयु के बच्चे, उनसे खतरनाक जगहों पर काम नहीं करवा सकते। खतरनाक जगह पर काम नहीं करवा सकते। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया था कि बारूद की कंपनी में हो गया या फिर कोई केमिकल की कंपनी हो गई, ऐसी जगहों पर हम उनसे वैसे तो काम ही नहीं करवा सकते उन्हें, क्योंकि हमारे 19 में ये कहा गया है कि हम उन्हें 19 नहीं 21 में कहा गया है कि उन्हें शिक्षा का पूरा अधिकार है। इसीलिए उसे हमने अपने मूल्य अधिकार में डाला हुआ है ताकि सभी को पढ़ने का पूरा अधिकार है, वो पढ़ें और आगे बढ़ेगा देश उससे। इसलिए इससे 6 साल से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देती है सरकार, ताकि सब पढ़ें, गरीब हो या अमीर हो सब पढ़ें। अमीर तो अपने आप ही अच्छे अच्छे स्कूल में जाते, लेकिन गरीब भी ऐसा ना हो कि वो ना पढ़े, वो अशिक्षित रह जाए, वो अनएजुकेटेड रह जाए, वो भी पढ़े, एजुकेटेड बने, तभी तो देश बढ़ेगा। किसी एक के जाने से थोड़ी ना देश बढ़ेगा आगे, सब आगे बढ़ेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। उसके बाद मैंने बताया था 25 में धार्मिक स्वतंत्रता। क्या बताया था, धार्मिक स्वतंत्रता। ये कैसी स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत। इसमें मैंने बताया था कि एक इंसान कैसे किस तरह से अपने धर्म को लेकर चलना चाहता है। हमारे मुस्लिम भाई बहन कैसे रहना चाहते हैं, महिलाएं जैसे बुर्का पहनती हैं उस पर कोई रोक नहीं लगा सकता, वो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। वो कैसे रहना चाहती है, उनको मन करे वो पहने, नहीं मन करे ना पहने, ना कोई रोक सकता है ना उन्हें कह सकता है कि आप पहनिए। वैसे मुस्लिम जो भाई होते हैं उनको दाढ़ी रखने का बड़ा दिल करे, कितनी भी बड़ी दिल, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है कि आप इतना रखो या नहीं रखो, वो जैसे रहना चाहे, टोपी पहनना चाहे टोपी पहने। वैसे सिख लोग का बड़ी बड़ी दाढ़ी, वो अपना किरपन रखते हैं, और किरपन मतलब उनका तलवार छोटा सा होता है या फिर बड़ा साइज का रखना है। तो ये ऐसा नहीं कि आप उसमें एक चीज़, उसके साथ ही ये भी कहा गया कि आप एक चीज़ फॉलो नहीं करें, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप तलवार रखो और बाकी पगड़ी ना, नहीं, वो अपने पांचों ही चीज़ों को फॉलो करते हैं। उनकी 5 चीज़ें होती है, पगड़ी, किरपन, कंघा, कड़ा, कच्छा, ये मतलब वो अपना फॉलो करते हैं। तो उस बात के लिए उन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। यहाँ तक कि उन्हें फ्लाइट वगैरह में भी इस बात की छूट दी गई है कि आप अपने उस धर्म को, उस चीज़ को लेकर जा सकते हैं, लेकिन इसके साथ उन्हें कहा गया कि आपकी चीज़ से किसी और को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको छूट दी गई है तो इसका मतलब आप फ्लाइट में जा रहे थे, आप दूसरे को तकलीफ दो उस बात से। ये मैंने कहा था उसमें। उसके बाद 26 में हमारे है सामूहिक रूप से हम अपने, सामूहिक मतलब ये धार्मिक हो गया, ये व्यक्तिगत है, ये धार्मिक, यानी ये बहुत सारे लोग मिलकर ये अपने धर्म को, मतलब जैसे हमारे पंडाल लगते हैं दुर्गा पूजा के, गणपति विसर्जन का बहुत 11 दिन का उनका लगता है, और दुर्गा पूजा का 9 दिन का लगता है। ऐसे ही जो अपने धर्म को, जैसे उस दौरान आप ये नहीं कह सकते कि आपको स्वतंत्रता नहीं है। जैसे कि अक्सर ये रोड पर ही लगता है, तो वो नहीं कह सकते कि आप रोड पे नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उनका एक फिक्स टाइम रहता है
कि इतने दिन के बाद वो वहाँ से हट जाएंगे, वहाँ नहीं रहेंगे, इसलिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। और क्योंकि हमारे आर्टिकल में लिखा हुआ है कि आपको सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता है, आप रह सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। ऐसा नहीं कि आप पूरे वहीं पे आके अपना बस जाएं, ऐसा नहीं। उनको उतने टाइम तक के लिए सिर्फ छूट रहती है, उसके बाद वो तो खुद ही अपने आप हट जाते हैं वहाँ से। उसके बाद है हमारा 27 जो है कि धार्मिक कार्य का जो धन होता है, यानी बहुत सारे जैसे मस्जिद में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, बहुत सारी जगहों पे हम मतलब धन ऐसे डोनेशन करते हैं, तो वो उस चीज़ पर आप गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी, वो टैक्स फ्री होता है। आप उस चीज़ पर टैक्स नहीं लगा सकते हैं। बहुत सारे मंदिरों में देखिए कितने सारे धन हैं, इसलिए बहुत सारे लोग ऐसे डोनेट भी करते हैं जो अपने धन को छुपाना भी चाहते हैं। एक जरिया है कि लोग धार्मिक वे से अपना जो धन है उसको छुपाते हैं, लेकिन इस पर आप टैक्स नहीं लगा सकते। ये धार्मिक कार्य में जो धन दिया जाता है उस पर टैक्स नहीं लगता है। 27 में मैंने ये बताया था। और 28 में क्या बताया था? सरकारी खर्च पर अगर कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी चल रही है, मैंने बताया था कि स्कूल या यूनिवर्सिटी जो भी, अगर यूनिवर्सिटी बनी हुई है या फिर स्कूल, जैसे हमारे म्युनिसिपल स्कूल, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था उसके लिए सॉरी, तो मैंने इसके लिए सही किया। तो यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज बहुत सारे ऐसे, जैसे ये हमारे हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में है, ऐसे ऐसे जो भी गवर्नमेंट जिनको चला रही है, उसमें आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं कि ये धर्म को ये बहुत अच्छा है, या फिर ये धर्म आप अपनाइए। इस बात के लिए आप इसमें प्रचार प्रसार, उसमें आप भारत की जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसको आप बता सकते हैं, ना कि किसी धर्म को आप बढ़ावा देंगे कि ये धर्म अपनाइए, ये धर्म अच्छा है, ये धर्म बुरा है, ऐसा आप किसी को नहीं कह सकते। वैसे स्कूल में भी, स्कूल जैसे हमारे म्युनिसिपल स्कूल खोले जाते हैं ताकि जो जिनके पास पैसा नहीं है वो भी एजुकेट हों, वो भी आगे बढ़ें। क्योंकि ऐसा नहीं कि अमीर के ही बच्चे सिर्फ मतलब देश को आगे कर सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं तो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जो थे वो तो गरीब परिवार से थे, लेकिन वो आज देखिए उन्होंने जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पा रहा है। तो ऐसा कहीं नहीं है कि आप अमीर घर से हो तो आप बहुत आगे जाओगे या बहुत अच्छा नाम देश का आगे करोगे, ऐसा नहीं कहीं लिखा हुआ है। गरीब हो या अमीर हो, देश का नाम कोई भी आगे करता है। तो इसमें मैंने बताया कि सरकारी खर्च पर यूनिवर्सिटी और स्कूल का आप उसके अंदर अपने धर्म का प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। और 29 में क्या है? जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी जो हैं, उसमें भाषा एक तो दो तरह से होते हैं, एक भाषा के आधार पे होते हैं, यानी एक लैंग्वेज के आधार पे होते हैं, एक हमारा धर्म के आधार पे होते हैं, तो इसमें कैसे 10% से कम जो भी ऐसा हो कहीं पर, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्ट में हिंदी भाषा बहुत ही कम बोली जाती है वहाँ पर, और हिंदी भाषा भी कम बोली जाती है। हमारे साउथ की लैंग्वेज में, साउथ में भी बहुत हिंदी भाषा कम बोली जाती है। वैसे उसका अपोजिट, जैसे हमारे नॉर्थ में साउथ की भाषा नहीं बोली जाती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर 10% से कम लोग एक किसी भाषा को बोल रहे हैं, वैसे लोग रह रहे हैं, तो उन्हें अल्पसंख्यक घोषित किया जाता है। ऐसे ही धर्म को कहा जाए कि अगर नॉर्थ ईस्ट में जाया जाए, वहाँ पर क्रिश्चियन धर्म ज़्यादा है, वहाँ बहुत ही कम ऐसे हिंदू और मुस्लिम धर्म मिलेंगे, जैसे एकदम नाम के लिए थोड़े से रहते, क्योंकि वहाँ तक ज़्यादातर लोगों ने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया है। तो ऐसी जगहों पर धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक घोषित कर देते, तो ऐसी जिनको घोषित कर दिया जाता है, फिर सरकार उन्हें उस आधार पर छूट देती है, कुछ मतलब रिजर्वेशन देगी कि आपको उस आधार पे कुछ छूट देगी हर चीज़ के लिए, ताकि आपको लोग दबाए ना, जो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी को दबाए ना। जब अगर उन्हें दबाया जाएगा तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेंगे? एक तो पहले से उनकी संख्या कम है, उसके बाद अगर कोई उन्हें दबाए और सरकार भी उन्हें सपोर्ट ना करे और लोग पहले से ही परेशान करे, तो उनका कैसे विकास होगा? इसीलिए ऐसा कहा गया है कि जहाँ अल्पसंख्यक हो, जहाँ माइनॉरिटी हो और मेजॉरिटी में कोई एक बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी सिचुएशन में माइनॉरिटी को है ना सरकार सपोर्ट करती है, ताकि वो भी आगे बढ़े, वो भी अपना जीवन जैसे जीना चाहते हैं वैसे रह सके। उसके बाद हमारा क्या आता है? 30 में क्या है? जो अल्पसंख्यक हैं,
अल्पसंख्यक के लिए एक अलग से स्कूल हो या फिर यूनिवर्सिटी या फिर कुछ भी ऐसा यूनिवर्सिटी हो, ऐसा वो खोल सकते हैं कि ऐसा उन्हें महसूस हो कि नहीं, हम अपने एक मतलब अल्पसंख्यक है तो हमारे जैसे ही स्कूल या कॉलेज में हम रहना चाहते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट तो उन्हें वहाँ भी सपोर्ट करी है, 29 के तहत भी उन्हें सपोर्ट करी है कि अगर वो कम है 10% है तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें सपोर्ट करेगी। लेकिन उसके बावजूद वो चाहते हैं कि उनके लिए एक अलग से स्कूल खोला जाए या फिर यूनिवर्सिटी खोला जाए। तो है, हमारी संस्कृत भाषा देख लीजिए, वो ज़्यादातर लोग बोलते नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग जो संस्कृत भाषा को पढ़ते हैं और उनको जानते हैं, उन्हें बोलते हैं। तो वो नॉर्मल स्कूल में वैसे उतना ज़्यादा, यूपी वगैरह में तो ये और नॉर्थ वगैरह में थोड़ा मुझे लगता है यूपी में ज़्यादा पढ़ाया जाता है, यूपी बिहार ये सब साइड में हमारे। लेकिन यहाँ नीचे कोई ऐसा संस्कृत भाषा पर्टिकुलरली कोई एकदम नहीं पढ़ाता है, वहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो इसलिए उन्हें ऐसा कहा गया कि आपको संस्कृत भाषा के लिए एक अलग ही यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल खोल के दे दिया। और है भी संस्कृत विश्वविद्यालय, जहाँ पर लोग संस्कृत भाषा ही पढ़ते हैं लोग वहाँ पर। तो 30 में ये कहा गया कि आप अल्पसंख्यक हैं तो आप उस आधार पे अपने लिए एक अलग स्कूल बना सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी बना सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक 2-4 लोग उठ के कोई स्कूल बना दे, नहीं, 2-4 लोग के लिए कोई स्कूल बनाना तो पॉसिबल ही नहीं है। बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो अल्पसंख्यक हैं, तो उनके लिए बनाया जाता है कि गवर्नमेंट ही बनाती है, ये गवर्नमेंट ही बनाती है। उसके बाद 31 में क्या है हमारा कि संपत्ति जो थी, इसमें ये संपत्ति यहीं पे थी, संपत्ति थी, ये मूल अधिकार पहले थी, अब नहीं है। ये अब मूल अधिकार यहाँ से इसे हटा के 300 के क में डाल दिया है मोरारजी देसाई ने। किसने डाला है? मोरारजी देसाई ने। ये आपको लिखना है क्योंकि ये एग्जाम में आता है, ये इम्पोर्टेंट है। मोरारजी देसाई ने इसे 31 से उठाकर 300 के क में डाल दिया है, क्योंकि अगर ये मूल अधिकार था तो उस सिचुएशन में हमारे देश की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो रही थी। अगर हमारे देश को भी उस जमीन की जरूरत पड़ती थी, लोग उस बात का क्लेम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे कि ये हमारा मूल अधिकार है। यही सिचुएशन देखते हुए, क्योंकि इसे संविधान से बाहर तो नहीं निकाला जा सकता है, ये संविधान का ही पार्ट है, इसलिए कहीं तो इसे रखना था, इसलिए उन्होंने इसे 300 के क में डाल दिया। और ये डालने का काम कब किया? 1978 में। कब किया? 1978 में। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग को ये नोट अच्छे से कर लेना, अपनी जो भी नोट आप बना रहे हो। तो उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि ये अगर यहाँ रहता तो फिर लोग इसे बार बार क्लेम करते नहीं। मैंने बताया था कि अगर रेलवे के लिए लाइन बिछाने के लिए भी चाहिए तो लोग उसके लिए भी नहीं देते थे। और कोई भी ऐसा डेवलपमेंट हो, ब्रिज हो, कुछ भी ऐसा हो, अगर उनकी प्रॉपर्टी में अगर करना पड़ता था तो वो बोलते थे नहीं। तो गवर्नमेंट कहाँ से प्रॉपर्टी लाएगी? हमारी और आपकी ज़मीन लेकर ही तो देश का विकास कर रहा है ये सरकार। ये देश कैसे बढ़ेगा? हम और आप सपोर्ट करेंगे तभी बढ़ेगा ना। अगर सब अपनी अपनी ज़मीन लेके बैठ जाएंगे तो फिर कहाँ रेल बिछेगी, रेल लाइन बिछेगी, कैसे देश आगे बढ़ेगा? तो इसलिए यहाँ से इसे संपत्ति का मूल अधिकार यहाँ से ख़त्म करके इसे 300 के क में डालकर मोरारजी देसाई ने वहाँ पर रख दिया, ताकि अब इस बात के लिए कोई क्लेम ना करे कि ये मेरा मूल अधिकार है। इस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में कोई जा ही नहीं सकता है। अब ये मूल अधिकार नहीं है। अगर आपका कोई पड़ोसी इस बात का अगर आपकी प्रॉपर्टी ले रहा है तो और या फिर कोई रिलेटिव या ऐसा कोई ले रहा है तो आप उस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट ले रही है तो आप उस बात के लिए कहीं केस नहीं कर सकते। अगर कोई और ले रहा है गवर्नमेंट के अलावा तो आपका साथ देगी गवर्नमेंट, बिल्कुल आपका देगी, क्योंकि आपका पूरा हक है कि वो आपकी प्रॉपर्टी है तो आप किसको देना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में देगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट ही ले रही है तो आप सोचो कि उसके गवर्नमेंट के खिलाफ में जाओ, तो नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि ये हमारा मूल अधिकार नहीं है। तो इसके साथ ही मैंने रिवीजन पूरा करवा दिया। अब मैं अगला आगे मैं आपको बताऊंगी 32 से लेके 35 तक। अब हम पढ़ेंगे भाग 3 में 32 से लेके 35 तक, यानी 32 से लेके 35 तक। तो पहला इसमें हम पढ़ेंगे 32। इसे क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा। क्या कहा जाता है? संविधान की आत्मा।
और मैंने इसके पहले बताया था 19 को क्या कहा जाता है, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। और इसमें पहले तो इसमें 5 है, 5 तरह के हैं, 32 में 5 है, 32 के अंदर ही 5 है। तो पहला क्या है इसमें, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हेबियस कॉर्पस। क्या बोलते हैं, हेबियस कॉर्पस, जो कि आपने सुना होगा एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। हेबियस कॉर्पस बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है इसके लिए। तो इसमें क्या है कि 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर जो भी बंदी बनाया गया है, यानी जिसे भी कोई भी ऐसा एज अ क्रिमिनल उसे अरेस्ट किया गया, लेकिन अभी उसके ऊपर साबित नहीं हुआ है कि हाँ उसने ही ये किया है, तो अरेस्ट के करने के बाद 24 घंटे के अंदर उसे कोर्ट में, कहाँ पर, कोर्ट में ले जाकर जज के सामने हाजिर करना होगा। कोर्ट में उसकी हाजिरी 24 घंटे के अंदर होनी ही चाहिए। उससे ज़्यादा अगर उसे कोर्ट में मतलब जेल में रखा गया है बिना कोर्ट ले जाए, तो वो इलीगल माना जाएगा, और उस आधार पर कोर्ट मतलब जो भी पुलिस ये करेगी उस पर कार्यवाही की जाएगी। ये एक व्यक्तिगत टाइप की स्वतंत्रता है। किस तरह की, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, ये एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अगर हम मतलब इतनी उनको अधिकार देते पुलिस को कि नहीं आप जब तक दिल करे जब तक रखो, और उसके बाद मतलब जब आपको टाइम मिले आप लाकर जो भी है उसे लाकर कोर्ट में हाजिर करें, तो पुलिस तो आजकल के आप लोगों को ही पता है कि कैसी है। वो अपना गुस्सा पूरा उस पर वो खुद ही जज बन जाती है, फिर मारने पीटना स्टार्ट करेगी, पता चलेगा उसे वहीं जेल में ही मार देगी, और फिर बाद में कुछ और रीज़न दे के कोर्ट के सामने बोलेगी कि वो ऐसा कर रहा था वैसा कर रहा था। तो ऐसा ना हो, इसके लिए ऐसा नियम बनाया गया है कि आप जज नहीं बना, आपका काम है आप पकड़िए जो भी है उसे लाइए कोर्ट, उसके बाद उस पर जो उसने किया है या नहीं किया है उस बात का फैसला कोर्ट करेगी, ना कि आप मतलब पुलिस करेगी। कोर्ट का काम सिर्फ पकड़ना है, ना कि उसे सज़ा देना है। सज़ा देने का काम या फिर उसे छोड़ने का काम जो हक है वो कोर्ट को है, ना कि पुलिस को है या फिर हमें है। हम यानी आम जनता को है वो काम, हमारे देश को वो अधिकार सिर्फ कोर्ट को दिया गया है, ना कि किसी और पुलिस नेता या फिर किसी और को भी दिया गया है। इसमें दूसरा जो है वो है परमादेश। क्या है, परमादेश। इसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मैंडामस। क्या बोला जाता है, मैंडामस। इसमें क्या होता है कि अगर आप जैसे अगर मैं गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट पे हूँ, मैं कोई भी ऐसा सरकारी काम कर रही हूँ, अगर मुझे सरकारी एम्प्लॉय हूँ लेकिन मैं अपनी ड्यूटी पूरा नहीं कर रही हूँ, मैं जब जॉब पे लग गई उसके बाद से मैं अपनी ड्यूटी पूरा नहीं कर रही हूँ, मेरा जब दिल करता है जब मैं आती हूँ मेरा दिल करेगा काम करूँगी, नहीं करेगा नहीं करूँगी, तो ऐसे सिचुएशन में अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं, कैसे, सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन आप अपनी ड्यूटी जो है ड्यूटी को पूरा नहीं कर रहे, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट आपको इस बात के लिए कहेगी कि मतलब कोर्ट कहेगी काम करने के लिए, मतलब आप पे एक्शन लेगी कि आपको अपना काम सही से करना है। कोर्ट आपको आदेश देगी, कहेगी, मतलब कोर्ट की भाषा में तो कहेगी नहीं, आदेश देगी। क्या देगी, आदेश देगी कि आप अपनी ड्यूटी जो भी आपकी ड्यूटी है उसे ठीक से पूरा करें, ठीक से उसे कंप्लीट करें। उससे जो भी मेरी ड्यूटी है, अगर मैं जिस भी पोस्ट पे हूँ मुझे मेरी ड्यूटी पूरी तरह से करना है। अगर मेरे खिलाफ कोई कह रहा है कि ये अपनी ड्यूटी नहीं पूरा कर रहा है, ना कर रहा है ना, ऐसा नहीं कि कुछ लोग ऐसा भी रहता है, आज का है तो आज आप गए उनको कहने के लिए तो 1 महीने बाद आपको दौड़ा रहे बार बार, बिना वजह नहीं है कुछ दौड़ाने की, लेकिन आपको ऐसे ही दौड़ा रहे हैं,
तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट आपको देखेगी, अगर आप ऐसा कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं लोगों को, तो आपको आदेश देगी कि आप सरकारी कर्मचारी, इसका मतलब ये नहीं आप लोगों की सेवा करने के लिए हैं, ना कि सरकार के यहाँ आराम करने के लिए आए हैं। तो कोर्ट आपको आदेश देगी कि आप अपने काम को सही टाइम पे और सही से करें, जिम्मेदारी पूर्वक, रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह आप अपना काम करें। और उसके बाद इसमें तीसरा जो है वो है अधिकार प्रेक्षा। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कोवेरेंटो। क्या कहा जाता है? कोवेरेंटो। इसमें क्या है कि अगर मैं ऐसा मान, जैसे गवर्नमेंट स्कूल में आपने देखा होगा कि जो प्यून रहते हैं वो भी अपना, उनका काम क्या है, वो टीचर के लिए बस मतलब चाय पानी ऐसा मतलब ये सब काम करने के लिए रहते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं कि वो अपनी ड्यूटी उतनी है उनकी, लेकिन वो करेंगे क्या? जाएंगे किसी को पढ़ाने लगेंगे। टीचर नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, अक्सर ऐसा होता है गवर्नमेंट स्कूल में। अब तो फिर भी बहुत हो गया सुधार, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि वो रहेंगे तो प्यून, लेकिन काम करेंगे टीचर का। और ऐसा भी होता है कि टीचर रहता है और वो काम करेंगे प्रिंसिपल का। तो ऐसी सिचुएशन में उनका जो अधिकार है, उनका अधिकार तो खाली स्कूल का प्यून है तो उसका क्या काम रहेगा? स्कूल की जो बाहर की एक्टिविटीज़ है उनको करना, ना कि उनको पढ़ाने का अधिकार है। जो उनको दिया गया वही उनको करना है। तो ऐसी सिचुएशन में अधिकार का गलत फायदा उठा रहे हैं, अगर तो ऐसी सिचुएशन में उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और ऐसा भी देखा जाता है कि जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसमें क्या रहता है कि उनका काम क्या है, अगर मतलब प्यून रहते तो वो क्या करते, कभी कभी किसी को इंजेक्शन लगाना स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देते हैं? इंजेक्शन लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो उनका काम नहीं है। उनका काम क्या है कि वो प्यून है तो प्यून का काम करना चाहिए, ना कि डॉक्टर का काम करना चाहिए। और ऐसा अगर कोई करते हुए पाया जाता है तो कोर्ट, अगर कोई किसी के खिलाफ ये मतलब किसी ने कहा, कोर्ट में जाके केस की, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो फिर वो अपने बचाव में ये कहेगा कि मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मतलब मैं उस वक्त ये नहीं थे, तो ये ज़रूरी था, जिनकी मतलब पोस्ट का उसने फ़ायदा उठाया है वो नहीं थे। तो ऐसी सिचुएशन में उनको कहा जाए कि वो कहेगा कि मैं उस वक्त किया जब वो ये पोस्ट के खाली था, वो नहीं थे कोई, तो मैंने किया। तो लेकिन उनको कहा जाए कि आपको जो काम दिया गया है कि आप वही करें। और अगर ऐसा भी नहीं है, वो है, लेकिन जिसकी पोस्ट का आप फ़ायदा उठा रहे हैं वो हैं, लेकिन आप वो अपने तरफ से बिना पूछे किसी से और कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपके ऊपर कार्रवाई और होगी और आपकी जॉब भी चली जाएगी। इसलिए किसी के भी अधिकार का गलत फ़ायदा नहीं उठाना है। चौथे में हमारे क्या है? प्रतिषेध। क्या है? प्रतिषेध। इसका मतलब प्रोहिबिशन। इसमें क्या है हमारे, जब कोई कोर्ट ऐसा होता है कि बहुत सारी कोई कोर्ट ऐसा है कि किसी बात के लिए वो काम है उसको सुप्रीम कोर्ट का उस पर फैसला सुनाने का, लेकिन अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने या फिर हाई कोर्ट ने उस बात पे फैसला सुना दिया तो वो तो उनका अधिकार नहीं है ना। ये कोर्ट से गलती होनी जा रही है कि वो उस बात के लिए सुप्रीम कोर्ट उस बात के लिए फैसला सुनाने वाली है और आप उस बात के लिए फैसला सुना रहे एज अ लोअर कोर्ट, तो वो आप कोर्ट होने के नाते गलती करें। तो कोर्ट से अगर कोई गलती हो रही है, गलती होने वाली है, अभी हुई नहीं है, गलती होने वाली है, हुई नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में ये प्रोहिबिशन लगाया जाता है और उस गलती को वहीं पे रोक दिया जाता है और मतलब सुधार दिया जाता है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट उन पे कहेगी कि ये आपका अधिकार नहीं है, ये आप इस बात पे फैसला नहीं ले सकते, ये जिसका अधिकार है वही करेंगे। ऐसी सिचुएशन में प्रोहिबिशन किया जाता है। और पांचवा क्या है हमारा? उत्प्रेषण। इसका क्या है? इसका हमारा है सेराई। इसका सेराई
ये अगर कोर्ट से ये हुई नहीं है अभी, ये होने वाली है, और इसमें ये कोर्ट ने किसी चीज़ के लिए गलती हो गई है, हो गई है, इसमें हो गई है, इसमें होने वाली है, इसमें कोई गलती यानी किसी बात के लिए वो हाई कोर्ट का फैसला था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इस बात के लिए फैसला सुना दिया। हाई कोर्ट का है, लेकिन उसका फैसला किसने सुना दिया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने। लेकिन ये उसके लेवल का काम नहीं है ना, ये तो फैसला सुनाने का अधिकार हाई कोर्ट को है, तो वो उसी का अधिकार तो वही सुनाएगा। अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है तो उसने सुनाया, तो ये तो हो गई गलती। तो उस सिचुएशन में उसको मतलब खत्म करने के लिए उस फैसले को ये सेरिसोरम यानी उत्प्रेषण लगाया जाता है कि जो कोर्ट से गलती होती है उसे सुधारने के लिए ये 5वां हमारा लगाया जाता है। ऐसे ही जैसे किसी को अगर मतलब उसने छोटी सी गलती की है, लेकिन हाई कोर्ट में उसकी केस अगर चालू है, कोर्ट ने कहा नहीं इसे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, लेकिन वो छोटी सी अगर किसी ने चोरी कर लीजिए, मान लीजिए इसने चोरी की है, तो उस बात के लिए आप उससे फांसी पे तो नहीं चढ़ा सकते ना, या फिर कहा जाए कि उनका हाथ काट दीजिए। ये तो उस सिचुएशन में और हो भी गया, फैसला सुना दिया है, उससे लगने जा रही है, और उसे वो लग ही नहीं है, लेकिन लगने जा रही है, मतलब फांसी पे मान लीजिए उसे चढ़ाया जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, वो रोकेगी नहीं, 5वें के तहत उसे रोकेगी कि नहीं ये आपने क्या सुना दिया, ये इस बात की गलती की सजा ये नहीं है, ये आपने ज़्यादा ही कुछ कर दिया है। तो 5वां इसलिए होता है कि कोर्ट से अगर कोई गलती हो गई है तो उसे रोकने के लिए। 32 में क्या है, ये 1 से लेके 5 तक, ये तो हमारे 32 के हो गए। अब इसमें मैंने ये जो भी गलती हुई है, ये मतलब कोर्ट से अगर कोई गलती हो गई है तो इसमें 2 तरह से होते हैं। जो संवैधानिक उपचार का अधिकार होता है, उपचार का जो अधिकार है वो जैसे सुप्रीम कोर्ट को 32 के तहत है, 32 के तहत जो भी गलती लोअर कोर्ट करेगी या फिर हाई कोर्ट करेगी उसे सुधारने का अधिकार 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को है, और 226 के तहत हाई कोर्ट को जो है 226 के तहत जो संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जो है वो अधिकार सुप्रीम कोर्ट को 32 के तहत है, और हाई कोर्ट को जो है वो 226 के तहत है। इसके तहत ही दोनों की अगर कोर्ट से कोई गलती हो रही है तो उस बात को सुधारने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट 32 के तहत सुधारती है, और हाई कोर्ट जो है वो 226 के तहत सुधारती है। 33 में हमारे क्या है, यानी 33 में हमारे क्या है, जो मूल अधिकार हमारे हैं, अधिकार जो है उसे सीमित किया गया है, कहीं कहीं पर उसे सीमित किया गया है। तो 33 के तहत इसे सीमित किया गया है, कहाँ कहाँ पर, एक तो अगर आर्मी वाली जगह पे आप हैं, मतलब कोई आर्मी का कैंप है, या फिर मतलब जहाँ पर आर्मी की ट्रेनिंग या फिर कुछ ऐसा हो रहा है, तो या फिर आर्मी का कहीं ऐसा, कश्मीर में अक्सर ऐसा होता है कि आर्मी लगी हुई रहती है, वहाँ पे अलर्ट रहता है, तो आप ऐसी जगह पे आपके मूल अधिकार वहाँ पे सीमित किए जाएंगे। वहाँ पर आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरा मूल अधिकार मैं घूमूंगा, मैं जहाँ चाहूँ वहाँ घूम सकता हूँ, जहाँ चाहूँ जो चाहूँ वो बोलूँगा, मैं अपना धर्म ऐसे से अभी फॉलो करूँगा, ऐसा नहीं कर सकते वहाँ पर। तो अगर आर्मी है वहाँ पर तो ऐसी सिचुएशन में नहीं, ये सीमित, इन लोगों के अधिकार सीमित किए गए। 34 में ऐसा है कि यहाँ पर हम लोगों के अधिकार, ये मूल अधिकार इन लोगों के, आर्मी वालों के हैं। जैसे इन्हें मूल अधिकार नहीं होता कि आप सोशल मीडिया पे अपने मतलब ये कहें कि मुझे, कभी आर्मी ये नहीं कह सकती है मतलब आके कि मुझे ये खाना अच्छा यहाँ आर्मी में नहीं मिला, क्योंकि आर्मी के तहत ये नियम है कि आप वहाँ पर खाना खाने के लिए या फिर अच्छे से रहने के लिए मतलब आराम करने के लिए तो नहीं जा रहे हैं, आप तो लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो इस बात के लिए आप कभी कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि मैं वहाँ पे मुझे ऐसी फैसिलिटी नहीं मिली। आप फैसिलिटी लेने के लिए वहाँ नहीं जा रहे, देश सेवा के लिए जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इन लोगों के जो है मूल अधिकार सीमित किए गए। मैंने सॉरी गलती से 34 वाला 33 में बोल दिया। उसके बाद हमारे जो गुप्तचर होते हैं उनके भी अधिकार, क्योंकि उनके अगर आइडेंटिटी हम अगर रिवील कर देंगे तो फिर वो उनकी जो लाइफ की प्रॉब्लम हो जाएगी, उनकी फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएगी। इसलिए इन लोगों की जो है हम डिटेल्स नहीं बताते, हमें नहीं मालूम होता है कि कौन किस पोस्ट पे है, या फिर कौन क्या कर रहा है, या फिर कौन किसी का क्या नाम है, हमें ये नहीं मालूम होता है।
अगर हम ऐसा कर दें कि सबकी आइडेंटिटी पूरी तरह से सबको मालूम रहे, तो जो अगर आर्मी वालों के मतलब फैमिली वाले भी वो तो वहाँ पर रहेंगे, लेकिन फैमिली तो अकेली होती है। इस सिचुएशन में उनकी फैमिली खतरे में आ सकती है। इस सिचुएशन में उनकी जो मूल अधिकार है कुछ ऐसे रहते हैं जो उन्हें रोक दिए जाते हैं। गुप्तचर हो गए, आर्मी हो गई, और उसके अलावा हमारी मीडिया को भी ऐसा है कि उन्हें कहीं कहीं पर ऐसा है कि वहाँ पर वो आप जाके मतलब अपना जो मीडिया का हक है कि मैं सब जगह से न्यूज़ कलेक्ट कर सकता हूँ, तो कहीं कहीं पर उन्हें हक नहीं है कि आप वहाँ जाएं। उन्हें पूरी तरह से रोका गया कि आप यहाँ पर नहीं जा सकते हैं। ऐसी जगहों पे मैंने बता ही दिया कि, और सेना में तो आपने बताई, सेना में सभी, ऐसा नहीं कि आर्मी, सेना बोल दिया मैंने, इसमें तीनों ही आ गए। तो इसमें इन लोगों को इनके मूल अधिकार को कहीं कहीं पर सीमित कर दिया गया है कि इन्हें ये मूल अधिकार नहीं है, हमारे जैसा इन्हें नहीं कि मुझे ये मूल अधिकार है, मैं तो घूमूंगा, मैं तो बोलूँगा, मुझे तकलीफ हो रही है, मैं जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्हें ये कहा गया है कि आप अगर यहाँ आराम करने के लिए आ रहे तो आप देश सेवा कैसे करेंगे। तो उन्हें अगर आप इस बात के लिए आर्मी में हैं, आप कहें नहीं मुझे अच्छा चीज़ नहीं, ऐसी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, वैसी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, और आके आप मीडिया में ऐसी बात कहें, और या फिर वहीं पर आप कहें प्रोटेस्ट करने लगे, नहीं मेरा मूल अधिकार का हनन हो रहा है, तो आपको तुरंत निकाल के बाहर फेंक दिया जाएगा, क्योंकि आप आराम करने के लिए वहाँ नहीं जा रहे हैं, देश सेवा के लिए जा रहे हैं। तो उसके बाद 34 में क्या है, इसमें ऐसा रहता है कि जो सैन्य कानून लगता है यहाँ पर, इसके तहत सैन्य कानून के तहत इसमें ऐसा है कि आप सेना का जहाँ पर कानून लगता है, जैसे कि अगर कहीं पे आर्मी अलर्ट की है, मतलब लगाई गई है, हमारे कश्मीर में तो अक्सर ही लगी रहती है, तो वहाँ पर अपने मूल अधिकार के लिए नहीं कह सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप वहाँ पर आपकी मूल अधिकार, यहाँ लोगों के मतलब जो हमारे नॉर्मल हम आम जनता के अधिकार, अगर आर्मी की छावनी या फिर आर्मी का कैंप लगा हुआ है, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग चल रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आपके मूल अधिकार यहाँ पर नहीं चलेंगे। अगर यहाँ पर जाके आप कहेंगे कि नहीं मेरा मूल अधिकार है, मैं यहाँ घूमूंगा, कहेंगे मतलब ऐसे मान लीजिए ऐसा ये रोड है, और यहाँ पर ये एरिया जो है कंटोनमेंट एरिया उसे बोलते हैं, जहाँ पर सेना का मतलब यहाँ पर है, और आपको इसी रोड से जाना, तो यहाँ पर आप नहीं बोल सकते मेरा मूल अधिकार है, मैं यहाँ से जाऊँगा, मैं यहाँ चिल्लाते हुए जाऊँगा, जोर से गाड़ी भगाते हुए जाऊँगा, तो लोग पकड़ के धोएंगे, वहाँ पर बोलेंगे हमारा मूल अधिकार है कि हम आपको धो सकते हैं, क्योंकि 34 में ये कहा गया है कि जहाँ पर कंटोनमेंट एरिया हो वहाँ पर आपके मूल अधिकार सीमित कर दिए जाएंगे। वहाँ पर आपको जाना है, ऐसा नहीं कि आपको जाने से, लेकिन उनसे उनकी परमिशन लेके ही आप जा सकते हैं। और इसके साथ ही मान लीजिए ये रोड यहाँ पे बनाया गया है, कंटोनमेंट एरिया के अंदर से ही जा रहा है, तो कोई ऐसा नहीं कि एमएलए उठे और बोले नहीं मैं ये रोड को अब मैं जा रहा हूँ ये बनवाऊंगा, क्योंकि मुझे मतलब वो ऐसा रहता है ना, इलेक्शन के टाइम पे ऐसा रहता है कि बनवाते हैं लोग, जितने भी नेता रहते हैं वो अच्छे काम अपने दिखाने के लिए रोड वगैरह बनाते, तो उस टाइम पे वो कहे कि मैं ये रोड बनवाऊंगा, तो वो पूरा उठा के लेके चले जाएगा नेता उता को सबको, क्योंकि वो आर्मी का एरिया है, वहाँ उनका कानून चलता है, वो जो चाहेंगे वही वहाँ पर चलेगा, ना कि हम क्या चाहते हैं वो चलेगा। तो आर्मी के एरिया में आर्मी का कानून, इसे क्या बोलते हैं, मार्शल लॉ बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, मार्शल लॉ। ऐसी जगह को कंटोनमेंट एरिया में आपको उनके हिसाब से रहना रहता है। और 35 जो है हमारा, अगर मूल अधिकार को, जैसे मूल अधिकार को अगर आगे अधिकार को मजबूत बनाने के लिए संसद में कोई भी संशोधन कर सकते हैं, संसद में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते, मजबूत बनाने के लिए आप कर सकते हैं। ये बात ध्यान देना है कि मूल अधिकार को मजबूत बनाने के लिए कोई भी आज जो भी गवर्नमेंट हो या फिर फ्यूचर में जब तक देश हमारा रहेगा, वो तो जब तक दुनिया रहेगी तब तक देश भी रहेगा, जब तक हमारा देश रहेगा तब तक संविधान है, जब तक देश भी रहेगा। कभी हमारा संविधान ऐसा है कि हमारे देश को टूटने नहीं देगा। तो उसमें ये कहा गया है कि आप कभी इन फ्यूचर या फिर जो भी पहले भी बना है उस हिसाब से जब भी आप बनाएंगे, मूल अधिकार को मजबूत बनाने के लिए ही कोई संशोधन कर सकते हैं या फिर कोई कानून बना सकते हैं।
लेकिन अगर आप ये चाहे कोई नेता है या फिर कोई पार्टी है वो सोचे कि मैं मूल अधिकार को कमज़ोर करके मैं लोगों को जैसा चाहूँ, मतलब ऐसा कर सकता ना कि आपको बोलने का अधिकार खत्म कर दिया जाए, या फिर आपको आपके एक्सप्रेशन करने का, आप सभा नहीं बैठा सकते, संगठन नहीं कर सकते, तो लोग अपनी प्रॉब्लम कैसे बोलेंगे? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहेगी, अगर उनका मूल अधिकार उनसे छीन लिया जाएगा, तो उस सिचुएशन में वो अगर कोई बुरा भी कर रहा है तो वो चुपचाप, वो तो लोकतांत्रिक से होकर राज्यतांत्रिक हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने खास तौर से क्या किया कि मूल अधिकार को मजबूत बनाने के लिए बना सकते हैं, संशोधन में कर सकते हैं, लेकिन कमजोर करने के लिए नहीं। तो इसके साथ ही आज हमारा यहीं पे लेक्चर खत्म होता है। आज मैं आपको रिवीजन करवा देती हूँ और अगले लेक्चर में इसके बाद मिलेंगे। तो मैंने आज क्या बताया, 32 से लेके 35 तक। पहला क्या था, 32 में हमारा संविधान, 32 को हमारे संविधान की आत्मा कहा गया है। उसमें पहला था बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हेबियस कॉर्पस, जिसमें 24 घंटे के अंदर कोर्ट में आपको हाजिर। उसके बाद दूसरा था परमादेश, सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको अपनी ड्यूटी अच्छे से कंप्लीट करनी है। और तीसरा है हमारा अधिकार परीक्षा, इसमें अधिकार का गलत फायदा आप नहीं उठा सकते, आपकी जो पोस्ट है उस हिसाब से ही आप काम कर सकते हैं। चौथा हमारे प्रतिषेध में, कोर्ट अगर कोई गलती होने वाली है तो उसे रोकने के लिए प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन लगाया जाता है। उत्प्रेषण में कोर्ट अगर कोई गलती कर चुकी है तो सुप्रीम कोर्ट उसे 32 में इसके तहत उसके नियम, मतलब जो भी उसने फैसला सुना है उसको खत्म करती है। उसके बाद संवैधानिक उपचार का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को 32 के तहत है और हाई कोर्ट को 226 के तहत है। और 33 हमारा क्या है, मूल अधिकार किन लोगों के, मतलब मूल अधिकार हम आम जनता के द्वारा नहीं है बल्कि उनको कुछ सीमित कर दिए गए हैं। यहाँ पर मैंने गलती की है तो उस बात से आपको याद रखना बहुत जरूरी है। जो मुझसे गलती, मतलब आपको याद रहना ही चाहिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें आर्मी हुई, गुप्तचर हुए, या फिर सेना, मीडिया हुई और सेना, इन लोगों के मूल अधिकार हमारे जैसे नहीं होते, कुछ कम होते हैं, इनके कुछ अलग होते हैं, इनके अलग ही होते हैं। 34 में सैन्य कानून, यानी जहाँ पर भी कंटोनमेंट एरिया हो या फिर जहाँ पर सैन्य का कुछ, सेना का कुछ लगा हो तो वहाँ पर हमारे मूल अधिकार सीमित किए जाते हैं। और 35 हमारा है मूल अधिकार को मजबूत करने के लिए आप कोई कानून बना सकते हैं, लेकिन आप उसे कमजोर करने के लिए कोई कानून नहीं बना सकते हैं। इस बात के लिए पूरी तरह से स्ट्रिक्टली 35 में कहा गया। इसके साथ ही 12 से 35 तक जो मूल अधिकार थे वो मैंने आपको डिटेल में पूरी तरह से पढ़ा दिया है। अब अगले लेक्चर में हम भाग 4 पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। इसके साथ ही अगर आपको लेक्चर ऐसा लग रहा है कि आपके लिए फ़ायदेमंद रहा तो आप अपने फ्रेंड, अपने रिलेटिव, जिनको ऐसा मत सोचिए जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको क्या भेजें या उनको शेयर क्या करें, आप किसी को भी भेजिए, क्योंकि ये तो देश के नियम कानून है, ये सबको मालूम रहने चाहिए। हमें, आपको, सबको मालूम रहना चाहिए कि हमारे क्या अधिकार हैं, किस कौन कौन से, उसके तहत ही आपको अगर लग रहा है फ़ायदेमंद, आप सबको भेजिए, अपने रिलेटिव्स, दोस्त, फ्रेंड, जिसको भी भेज सकते, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, करते रहिए, क्योंकि उससे ही हमें, आपको और देश को शिक्षित करना है, आगे बढ़ना है। इसके साथ ही थैंक यू बाय एंड हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू। और जुड़े रहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करते रहिए। सो बाय, थैंक यू।